लास्ट क्लास में इंटरफेरेंस ही हो है इंटरफेरेंस। अब देखो यहाँ पर थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। वेव्स को हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। एक सिंपल समझो कि यहाँ पर एक वाटर लेवल है और वाटर लेवल पे एक स्टोन से तुमने स्ट्राइक किया। जब स्टोन से स्ट्राइक करोगे जैसे तालाब में कहीं भी, तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करता है। जहां स्टोन स्ट्राइक करता है वो सोर्स बन जाता है और फिर एक सर्कल्स के फॉर्म में हम लोगों को वेव पैटर्न नजर आ। अब ये जो वेव पैटर्न नजर आ रहा है, इसका रेडियस सपोज r1 है, दूसरे वाले का रेडियस r2। तो ये जो वेव क्रिएट होता है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, इसको हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। अब यहां पर ये रेडियस जो r1 का फॉर्मेशन हुआ, ये स्फीयर जिसका रेडियस r1 है, इसको हम लोग स्पीड ऑफ द वेव और टाइम पीरियड t कहते हैं। दूसरा जो रेडियस फॉर्म किया इसको r2 वेलोसिटी और टाइम पीरियड में सम एडिशन। तो इस तरह से दूसरा रेडियस का न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाता है, जिसके कारण से वो बड़ा रेडियस बनाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहां जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो अपना एनर्जी मोमेंटम नेबरिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करते हैं। तो अपना एनर्जी ट्रांसफर किया इस वाले मॉलिक्यूल को, फिर इसने इसको इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करता है। अब इस वेव को हम लोग ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस। y एक्सिस पर हम वेव के डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं और x एक्सिस पर पोजीशन को लिखते हैं, और इसी एक्सिस पर टाइम भी होता है। इसका मतलब y x और t का फंक्शन हो जाता है। पोजीशन पर भी डिपेंड करता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है। अब यहां जो y एक्सिस के अलोंग जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम लोग वेव के टर्म में पहले क्रेस्ट कहते थे और ये नीचे वाले को ट्रफ कहते थे। क्रेस्ट जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इसको हम लोग मैथमेटिकली a से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब ये जो वेव बना, यहां पर एंगल 0 होता है, यहां पाई होता है, यहां 2 पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री, 2 पाई 360 डिग्री। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। अब ये जो वेव बनता है, इस तरह का जो वेव है, ये जो पैटर्न है वो साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में होता है। इसलिए हम लोग y लिखते हैं और फिर इसका एम्पलीट्यूड लिखते हैं a, और ये साइन के फॉर्म में। अब यहां पर एक टर्म आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब ओमेगा कहता है कि पूरा एक जो वेव फॉर्म किया कितना एंगल है, तो 2 पाई, और पूरा एक वेव पैटर्न क्रिएट करने में टाइम t लगा, इसलिए हम लोग इसको ओमेगा t लिखते हैं। फिर माइनस साइन आता है। अब एक क्वांटिटी आता है जिसको हम लोग प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं, k। इसका वैल्यू है टोटल एक वेव कंप्लीट होने में एंगल 2 पाई, और पाथ लेंथ कितना लगा, लेमडा। तो 2 पाई बाय लेमडा, ये k आ गया। अब ये वेव का प्रोपेगेशन x के अलोंग हुआ, इसलिए हम इसको kx लिखे। तो वेव इक्वेशन इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। अब यहां पर स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, जब बहुत सारे वेव ट्रेन चलते हैं, एक वेव पैटर्न चला जिसके डिस्प्लेसमेंट को हमने y1 से रिप्रेजेंट किया, दूसरा वेव पैटर्न है या वेव ट्रेन है y2,
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि भाई ये जो वेव है, इस पूरे वेव का जब आप सम करेंगे तो यहां पर इंडिविजुअल जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है इसका वेक्टर सम कर दे आप। अब वेक्टर सम करने पे दो तरह का पैटर्न मिलता है। जब फ्रीक्वेंसी सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, इनका वेव का डायरेक्शन और इस वेव का डायरेक्शन सेम हो, तो पहला हम लोगों को प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, इसको हम लोग कहते इंटरफेरेंस। अब एक वेव ऐसा हो और दूसरा वेव अपोजिट डायरेक्शन का हो, ठीक, एक वेव ऐसा और दूसरा वेव अपोजिट डायरेक्शन का। तो इस कंडीशन में इस वेव पैटर्न का जो सुपरपोजिशन होता है इसी को हम लोग स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव कहते हैं। तो यहां स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स, ठीक। अब इसका पीडीएफ हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पर जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। क्लास में इसको समझना है और नोट्स वैसे ही बनाना है, जो मैथमेटिकल पार्ट होगा वो क्लास में कर। और यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो अपलोड हो जाता है, वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसलिए हम रिकॉर्डिंग मोड में भी रहते हैं, ठीक। यहां तक आया समझ में? थोड़ा बहुत 50% भी आया ना? अच्छा, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि स्टैंडिंग वेव्स कैसा फॉर्म करता। तो देखो यहां पर एक पैटर्न, ये पैटर्न है जिसको येलो वेव फॉर्म रिप्रेजेंट किया। दूसरा पैटर्न देखो ऐसा है, ग्रीन। दोनों में क्या फर्क है? एक वेव पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब ये दोनों वेव मिल गए। अब ये जब वेव मिल गए, अब ये दोनों वेव का जो पैटर्न ऐसा मिला, इसका सुपरपोजिशन हो गया। अब जब सुपरपोजिशन होगा तो रिजल्टेंट वेव आएगा, ठीक। और पहले वाले कंडीशन में क्या था? दोनों वेव का डायरेक्शन सेम, इसमें अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव्स मिलता है, ठीक। अब देखो डेफिनेशन क्या कहता है। कहता व्हेन टू सेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव मतलब मूव करने वाला, ट्रैवलिंग वेव ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप का, या तो दोनों लॉन्गिट्यूडनल होगा, दोनों ट्रांसवर्स होगा, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सेम है, इसका पिक वैल्यू, इसका पिक वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम। अब दोनों एक ही जगह पर मिल रहे, इसका मतलब सेम टाइम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी। जितना इसने वेव कंप्लीट करने में टाइम दिया उतना ही इसने भी दिया, इसलिए सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड, ठीक, स्ट्रेट लाइन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज, ओवरलैप कर गया, ए न्यू सेट ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड, एक नया वेव पैटर्न मिला, और इसी को हमने क्या कहा? स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग, ठीक। अब कहता है कि इन प्रैक्टिस जब हम लोग मैथमेटिकली इसको एनालाइज करते हैं तो कहता है कि स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड व्हेन ए वेव ट्रेन इज रिफ्लेक्टेड एट ए बाउंड्री। ये तभी मिलेगा जब बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगा। बाउंड्री का मतलब दो मीडियम। अब मीडियम क्या? तो हम लोग बोलचाल की भाषा से ऐसा समझे कि जैसे हम लोग क्लासरूम में बोल रहे हैं और हमारे सामने एक वॉल है, वहां से वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है, या हमने कपड़े सुखाने के लिए दो कील ठोका, स्ट्रिंग को लगाया, प्लग किया, वेव चला और वहां जहां कील है वहां पे उसने स्ट्राइक किया और रिबाउंड। इसका मतलब एक वेव इंसिडेंट होगा और दूसरा रिफ्लेक्टेड होगा, तभी ऐसा मिलेगा। अब जैसे वेव ट्रैवल कर रहा है और सुपर इंपोज कर रहा है, वो स्टैंडिंग वेव नहीं मिलेगा। वेव को रिफ्लेक्ट होना जरूरी है तभी स्टेशनरी वेव मिलेगी। इसलिए इन एक्चुअल प्रैक्टिस स्टेशनरी वेव इज फॉर्म व्हेन अ वेव ट्रेन इज रिफ्लेक्टेड एट ए बाउंड्री
जहां कील ठोका हुआ है वहां से वेव को रिफ्लेक्ट होना होगा। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स देन इंटरफेयर, दोनों ओवरलैप करेंगे टू प्रोड्यूस ए स्टेशनरी वेव, तभी हम लोगों को स्टेशनरी वेव मिलेगी। क्लियर? अब यहां पर बाउंड्री कंडीशन, क्या क्या कंडीशन आएगा भाई? बाउंड्री है, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं तो बाउंड्री का कंडीशन है कि भाई इधर चले गए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर, क्या बाउंड्री है? पॉइंट की तरफ क्या है, लेग की तरफ क्या है, विकेट कीपर की तरफ क्या है, वो बाउंड्री कंडीशंस भी होगा। अब ये कंडीशंस क्या कहता है, इसी को हम लोग समझते हैं। रिजिड एंड, रिजिड एंड का मतलब वही है, कील ठोक दिया, यहां से जर्क दिया, वेव ऐसे 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 गया, और क्या होगा देखते हैं। तो जब ये इंसिडेंट वेव पहुंचता फिक्स्ड एंड पर, तो कहता है कि ये एक फोर्स लगाता है, अपवर्ड पुल, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वहां से फिर रिएक्शन होता है। अब यहां पर रिएक्शन होने से हम लोगों को एक इन्वर्टेड पल्स मिलता है। पल्स का मतलब छोटा वेव रिएक्ट करेगा, एक सिंपल वेव बना उसको पल्स कहेंगे, बहुत सारे वेव बन जाएं, सीरीज ऑफ पल्स, तो उसको वेव ट्रेन्स कहते हैं। ठीक, अब देखो गौर से, क्या क्या यहां पर एक मान लो वॉल है, यहां से वेव चला, ये जो रेड कलर का वो फिक्स्ड एंड है, वहां पे वेव ने स्ट्राइक किया। ठीक, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग या सिंपली इसने एक फोर्स एक्सर्ट किया, किस पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां जर किया तो फोर्स लगाया। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो वॉल है उसने अपोजिट रिएक्शन दिया। अब यहां पर देखो ये जो क्रेस्ट है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या दिया, बोलो? क्रेस्ट क्या बन गया? ट्रफ बन गया। नहीं समझ पाया? ये जो हमारा रिजिड सपोर्ट है, यहां से हम चले, वेव स्ट्राइक की, यहां पर एक फोर्स लगाया, इस रिजिड सपोर्ट ने एक रिएक्शन एक्सर्ट किया और वेव रिफ्लेक्ट हो गया। ये क्रेस्ट था, ये क्या बन गया? ट्रफ बन गया। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिफरेंस कितना होता है एंगल का? अभी हमने इसको एक्सप्लेन भी किया, गौर से देखना, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। अब गौर से देखना, ये 0, ये एंगल π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और ये 2π। क्रेस्ट और ट्रफ के बीच कितना एंगल आया? बताओ। क्रेस्ट ये है और ट्रफ ये है, इसका एंगल कितना? 3π/2। क्रेस्ट का एंगल कितना? π/2। कितना आ गया? 2π/2। 2π/2 मीन्स पाई। अब इंसिडेंट वेव को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ए साइन, मान लो ए एम्पलीट्यूड लिखा, ω t - k x। अब जब वेव रिफ्लेक्ट होगा तो डायरेक्शन बदलेगा, किधर डायरेक्शन हो गया? गया था वेव ऐसे, रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको रिफ्लेक्टेड को क्या लिखेंगे? ए साइन ω t + kx, और कितना फेज से बदला? पाई। डायरेक्शन बदलने के कारण से -kx की जगह पर +k, और फेज जितना चेंज हुआ वो एंगल ऐड कर दिया। अब ये पाई 180 + थीटा, साइन पाई + थीटा क्या होता है? -sin थीटा। तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या मिलेगा?
बता दो, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब ये दोनों वेव मिलेंगे तभी सुपरपोजिशन होगा। आया समझ में यहां तक? ठीक, मोबाइल है तो स्क्रीनशॉट या इमेज ले लो जिससे कि समझ में भी आ जाएगा। दिक्कत हो तो पूछोगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट, तो बाउंड्री कंडीशन हम लोग लिखेंगे। अब फ्री एंड, फ्री एंड का रिजिड एंड का मतलब क्या हुआ था? जहां पे कील्ट होगा। फ्री एंड का मतलब क्या हुआ? सोचो, ये सपोर्ट है या स्ट्रिंग अटैच है, तब तो फिक्स्ड एंड है। अब फ्री मतलब खुला हो। जैसे हम लोग गांव में गाय भैंस को बांधते हैं कड़ी में, जंजीर होता है और खूंटे में एक रिंग लगा रहता है ना। तो जब वो गाय खूंटे से बाहर आना चाहे या अपने आप को उससे अलग हटाना चाहे तो वो एक फोर्स एग्जर्ट करती है, तब जाके वो अटैच होता है, तभी वो खूंटे पे टच करता है। अदरवाइज गाय बिल्कुल स्टेशनरी या गाय अपने पोजीशन पर ही है तो वो रिंग कड़ा वहीं रहता है। उसी को हम लोग फ्री एंड समझते हैं। ठीक, अब देखिए ऐसा ही फ्री एंड है, बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल दिया। अब यहां से ये वेव चला, इस वेव का ये क्रेस्ट है। ठीक, यहां भी वेव चला, क्रेस्ट यहां से चला यहां पहुंच गया। अब ये क्या किया? रिफ्लेक्ट हो गया। क्या कहीं क्रेस्ट का पोजीशन बदला? नहीं बदला, सिर्फ वेव का डायरेक्शन बदल गया। तो मैथमेटिकली क्या इक्वेशन हो गया? इंसिडेंट वेव y1 क्या लिखेंगे? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो लिख दिया। अब जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो क्या देगा? ए साइन, सिर्फ डायरेक्शन बदला है तो ओमेगा टी प्लस के एक्स, नो चेंज इन फेज, कोई एंगल में बदलाव नहीं। तो इंसिडेंट समझ में आ गया वेव, रिफ्लेक्टेड वेव समझ में आ गया। अब जब सुपरपोजिशन करेंगे तो इसी दोनों का सम करेंगे। जब भी सुपरपोजिशन होगा तो इसी दोनों का सम होगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो ये सेकेंड हम लोगों को बाउंड्री कंडीशन मिला। अब कहता है कि यदि स्ट्रिंग में ऐसा हो जाए कि स्ट्रिंग में रेयरर भी हो डेंसर भी हो, तो रेयरर डेंसर का कॉन्सेप्ट है। अब मेरी बात को समझना, ये प्रीवियस क्लास में ही बताया था। एयर में वेव का प्रोपगेशन हो रहा है और ये हम लोग लोअर क्लास में ही पढ़ते थे कि वेलोसिटी ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर स्टैंडर्ड वैल्यू 330 मीटर पर सेकेंड। जब ये वाटर में प्रोपगेट करता है तो स्पीड ऑफ वेव इन वाटर अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड किस में बढ़ गया? वाटर में बढ़ गया। एयर में क्या हो गया? कम हो गया। अब लाइट वेव होता है तो लाइट का प्रोपगेशन वैक्यूम में हो रहा है और वैक्यूम में या फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, एयर में मान लो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और जब वाटर में जाते हैं तो ये 1.5 से मान लो हम एक एग्जाम्पल, एक एजम्पशन इतना हो गया। क्या स्पीड ऑफ
या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या स्पीड ऑफ लाइट वाटर में बढ़ा कि घटा? घट गया। क्यों? हम लोग वाटर को क्या मानते हैं? डेंसर मीडियम। तो वाटर क्या हो गया? रे ऑप्टिक्स के टर्म में डेंसर, जहां स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया। इसका मतलब एयर क्या हो गया? रेयरर मीडियम। यहां उल्टा है, यहां स्पीड वाटर में बढ़ गया। इसका मतलब वाटर हमारे लिए क्या हो गया? रेयरर मीडियम। ये हमारे लिए क्या हो गया? डेंसर मीडियम। अब समझ में आ गया रेयरर डेंसर। अब इसी को हम लोग स्ट्रिंग के हेल्प से कर लें। ये मान लो कि एक स्ट्रिंग है बिल्कुल फाइन ऐसा, और हम इसको एक रॉड से कनेक्ट कर दें, ऐसा कर दे, ये डेंसर हो गया। बाउंड्री कंडीशन है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब हम यहां पर एक को रेयरर कर दे और एक को डेंसर कर दे। स्ट्रिंग में ही ऐसा बनाते, तब क्या होता है? वही कहता है वेव गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। और फिर ऐसा हो जाए, ऐसा स्ट्रिंग हो जाए, मोटा और एक पतला, तो ये क्या हो जाएगा? यहां डेंसर से रेयरर। अब जब ये वेव, ध्यान देना, जब ये रेयरर से डेंसर जाएगा तो ये इंसिडेंट वेव, यहां क्या है? बाउंड्री। तो वेव डेंसर में भी जाएगा और रिफ्लेक्ट भी होगा। तो जो रिफ्लेक्ट हो गया उसको हम लोग इस एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसमें जो जाएगा वेव उसको हम लोग कह देंगे ट्रांसमिटेड वेव। जो मीडियम में एंटर कर जाए उसका नाम ट्रांसमिटेड। इंसिडेंट हो गया जहां से वेव ट्रैवल किया, और जो वहां बाउंड्री है वहां से वेव रिफ्लेक्ट हो जाए तो रिफ्लेक्टेड वेव। समझ में आ गया? यहां तक रेयर और डेंसर का कॉन्सेप्ट। अब यहां हम लोग इसको पैटर्न को देखते हैं। इंसिडेंट वेव वो किस कलर का है? रेड कलर का। और डेंसर का येलो कलर। तो ये रिजिड हो गए जहां फिक्स किया हुआ है। अब हमको रिजल्ट क्या मिला? यहां से रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव। और जब डेंसर से रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है? क्रेस्ट ट्रफ में बन जाता है, और इसी मीडियम में चला गया तो इसका नाम क्या दे दिया? ट्रांसमिटेड वेव। अब इसका हम कंडीशन क्या लिखेंगे? तो कंडीशन क्या लिखेंगे? तो इंसिडेंट वेव को ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, रिफ्लेक्टेड के लिए क्या बनाया था? प्लस साइन। देखो क्या आ गया था? प्लस, और यहां पर माइनस, क्योंकि फेस चेंज किया था पाई। और ट्रांसमिटेड में क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। अब ट्रांसमिटेड क्या हुआ? किस डायरेक्शन में ट्रांसमिटेड? उसी डायरेक्शन में जिधर इंसिडेंट है, इसलिए ये प्लस साइन ही रहा। और इसका वेव नंबर या प्रोपगेशन कांस्टेंट चेंज कर जाएगा, इसलिए K2 आ जाएगा, और इसका एम्पलीट्यूड भी बदलेगा। यहां तक आया समझ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये हो गया रेयर टू डेंसर। स्क्रीनशॉट कहें, इमेज कहें, जो भी कहना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट कहता कि अब ये डेंसर टू रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर चलते। ये येलो कलर का डेंसर है। रेयरर जस्ट हमने जो फ्री एंड देखा, ठीक, उसको हमने रेड कलर से बना। तो फ्री बाउंड्री क्या मिला? वेव रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक, और ट्रांसमिटेड हो गया। अब यहां पर ये जो रिफ्लेक्टेड वेव मिला,
फ्री बाउंड्री से, तो फाइनली ये थोड़ा एक एरर है इसमें, और वो एरर हम लोग रिमूव कर लेंगे फाइनल इक्वेशन। पहले फाइनल इक्वेशन दिखा देते हैं, उसके बाद अब गौर से देखिए क्या एरर है। वो हमसे ही एरर हुआ है। ये इंसिडेंट वेव ऐसे गया, और जब फ्री एंड होगा तो ये वेव भी ऐसा ही आएगा। क्रेस्ट क्रेस्ट में ही कन्वर्ट होगा, जबकि वो क्या है, यहां पर फ्री एंड। समझ में आ गया? हमने क्या कहा, ये वेव नीचे नहीं बल्कि क्रेस्ट क्रेस्ट ही रहेगा। अभी जस्ट इसके प्रीवियस वाले में बताया कि जब ओपन बाउंड्री होता है तो क्रेस्ट क्रेस्ट ही रहता है, ट्रफ नहीं बनता। तो ये एरर था, इसको रिमूव कर देते हैं। तो क्रेस्ट क्रेस्ट ही रह गया, तो फेज नहीं बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। तो इंसिडेंट के लिए माइनस और रिफ्लेक्टेड के लिए प्लस। और ट्रांसमिटेड तो दूसरे मीडियम में गया जिसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, और इंसिडेंट की तरह ही होगा, सिर्फ इसका वेव नंबर बदलेगा। आ गया समझ में? इसका भी इमेज ले ले आप। अब यहां पर देखो, जो स्टेशनरी वेव मिलता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला कहता है कि स्टेशनरी वेव से स्टैंडिंग वेव वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकते। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो रहे और रिफ्लेक्ट हो रहे, तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव वो एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड हो जाए। कहां? स्टार्टिंग पॉइंट और रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट करेगा और जहां से वो रिफ्लेक्ट हो। थर्ड पॉइंट कहता है कि जो टोटल एनर्जी होगा स्टेशनरी वेव का, वो ट्वाइस ऑफ एनर्जी ऑफ ईच इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। टोटल एनर्जी इंसिडेंट वेव का ट्वाइस और रिफ्लेक्टेड वेव का ट्वाइस। ठीक। अब स्टेशनरी वेव्स में जहां पर वेव स्टेशनरी हो जाए, जहां पे वो रेस्ट में हो जाए, उसको हम लोग नोड्स कहते हैं। और यहां पर जो नोड्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, जब ये वेव चलता है और किसी पॉइंट पर फिक्स होता है यहां पर, तो ये पोर्शन नोड्स कहलाता है। और नोड्स पे पार्टिकल, या आप कह सकते हैं जो वेव है, वहां पे स्टेशनरी हो जाता है। ठीक। तो कहता है कि नो एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस देम, दैट इज एनर्जी ऑफ वन रीजन इज कन्फाइंड इन दैट रीजन। इसका मतलब जो एनर्जी है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑसिलेशन में भी पढ़ेंगे। तो यहां पर इन ब्रीफ आप ये समझ सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी का वैल्यू यदि हमारा 2x आता है, मान लो एक एग्जांपल, इसका मतलब x हमारा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का पार्ट होगा। टोटल एनर्जी 2x, इसका मतलब x इंडिविजुअल एनर्जी, और वो इंडिविजुअल किसका? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का। ठीक। इसका मतलब एनर्जी जो है ऑसिलेट करेगा बिटवीन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, या इसको आप कह सकते हो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच। ठीक। नेक्स्ट पार्ट, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है। इसको ऐसा नहीं कि बिल्कुल रट रहे हैं, ये हमको समझना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। कहता ऑल द पार्टिकल्स इन पर्टिकुलर सेगमेंट वाइब्रेट इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब है कि जो वेव प्रोपगेट कर रहा फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या द पार्टिकल्स इन टू कंसेक्यूटिव सेगमेंट्स डिफर इन फेज बाय 180 डिग्री। क्रेस्ट और ट्रफ बन रहा है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आया?
अभी बताया 180 डिग्री, यही कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, कहता ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट एट नोड्स। नोड्स का मतलब कहां पर? डिस्प्लेसमेंट जीरो, जहां पार्टिकल रेस्ट में। तो नोड्स पर पार्टिकल रेस्ट में आ रहा, बाकी जगह पर वेव बन रहा है क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट हार्मोनिकली। नोड को छोड़ करके सब जगह वो हार्मोनिकली होता। हार्मोनिकली मतलब मीन पोजीशन के अप एंड डाउन, मीन पोजीशन के अप एंड डाउन। अब मीन पोजीशन का मतलब क्या है? हमने प्रीवियस क्लास में बताया था। मीन पोजीशन क्या है? जब ये वेव यहां से स्टार्ट करता है और यहां आता है, इसको आप ऐसे समझ लो कि एक पेंडुलम को स्विंग करा रहे हो। यहां ये पेंडुलम है, जब ये स्विच ऑन होता है या बैटरी आप लगा देते हो वॉल क्लॉक में, तो यहां ये पेंडुलम स्विंग करके यहां आता है। फिर ये इसका मोशन देखो ऐसे ही होता है, हम एरो बनाते जा रहे हैं। फिर यहां आता है पेंडुलम, फिर यहां के बाद यहां, ऐसा होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? पोजीशन। ये पहला क्रेस्ट, ये क्या आ गया? ट्रफ। ये लाइन जो बना, ये बिल्कुल ये लाइन, ये मीन पोजीशन कहलाता है, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब वेव 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2 पर आया, 3 पर आया। इसका मतलब 1 2 3 क्या है? मीन पोजीशन। इसका मतलब इसी के अबाउट ऊपर जा रहा है, इसी के अबाउट नीचे आ रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं हार्मोनिक। और जब हार्मोनिक होगा तो ये साइन और कॉस वेव फॉर्म में होता है। आया समझ में यहां तक? चलिए नेक्स्ट कहता है द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स वेरीज फ्रॉम जीरो। जहां नोट्स बनता है वहां एम्पलीट्यूड जीरो, और मैक्सिमा जब होगा तो ऐड हो जाएगा दोनों का एम्पलीट्यूड, तो उसको हम लोग एंटी नोट्स कहेंगे। ठीक, ऑल पॉइंट्स नोट्स हमने कहा मीन पोजीशन से पास करता है, और ये 2 बार पास करता, 1 2 3। ठीक, velocity of particles while crossing mean position varies from maxima at एंटी नोट्स पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और फिर उसी तरह से नोट्स पे जीरो। ठीक, अब स्टेशनरी वेव्स जब होता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेव्स आर नॉट इक्वल। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड्स कहां पर? मैक्सिमम है। ठीक, और नोट्स पे। और कहता है स्टैंडिंग वेव में यदि हम लोग ये वाला पॉइंट देखो, इन स्टेशनरी वेव्स इफ एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंट वेव्स आर नॉट इक्वल, यदि एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, तो कहता रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट नोड्स विल बी मिनिमम। इसका मतलब A1 माइनस A2। Therefore, some energy will pass across nodes and waves will be partially standing. Completely standing, completely stationary नहीं होता, partially। इतना पॉइंट समझ में आया? क्लियर? 100%। अब देखो यही नोड्स बनते हैं। अब यहां से ये वेव चला और यहां नोड्स बन गया। इसी तरह से ये जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये एंटी नोड्स बनते हैं। जहां जहां नोड्स बने, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस λ/2 है। एंटी नोड्स और नोड्स के बीच λ/4। क्लियर? यहां तक आया समझ में? तो आज यहीं तक करते हैं थोड़ा। ठीक, आज लेट भी थी क्लास में।